So hello everyone, welcome to our YouTube channel, guys. So guys, in this video we will discuss about unit first of history of India 1858 to 1947 semester 6. Okay, so इस वीडियो में हम करेंगे बात यूनिट फर्स्ट का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, और ये वीडियो होने वाली है सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए. तो इन दिस वीडियो वी विल कवर चैप्टर फर्स्ट. ओके, तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स. ओके, तो हमें ये पढ़ना है सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है रेवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी. तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. ठीक है, तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम में बना चुकी हूँ, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो. तो देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम ये जानते हैं इंट्रोडक्शन से कि जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो रेवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, वो है क्या. ठीक है, तो इंडिया ऑफ द 19th सेंचुरी. So India of the 19th century was a important periods of social, religious and cultural reforms. तो भारत जो था वो 19वीं जो 19th सेंचुरी था इंडिया, उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड था 19th सेंचुरी इंडिया के लिए. क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर रिफॉर्म्स के लिए. ठीक है, क्योंकि इस समय क्या हो रहे थे, बहुत सारे सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर रिफॉर्म्स हो रहे थे इंडिया में. ठीक है, this era show the bringing of the warriors, reformists and revivalist movements against the evils prevailing in the society. तो जो 19th सेंचुरी का एरा था उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा किसकी वॉरियर्स, जो रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स है जितने भी, वो क्या होते हैं, उसकी शुरुआत होती है किसके अगेंस्ट, इविल्स के और प्रिवलिंग के अगेंस्ट, जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस समय, जितने भी बुराइयां, कुरीतियां, इविल्स वगैरह थी सोसाइटी में उससे. ठीक है, दिस मूवमेंट्स वर मेनली डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म, चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम एंड लैक्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. तो जितने भी उस समय बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम थी, इविल्स थे सोसाइटीज़ में, प्रिवलिंग थे, जो कि इस मूवमेंट्स के ज़रिए क्या कर रहे थे, इसको रिड्यूस करने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए भी हम काम कर रहे थे. तो सॉल्व कर रहे थे ये प्रॉब्लम्स, ये जितने भी हमारे रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट जितने भी मूवमेंट्स थे. तो ये बेसिकली किस किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे, कास्टिज्म जो थी उस समय, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य शूद्रस में, एंड चाइल्ड मैरिज हो रही थी, एंड सती सिस्टम्स हो रहे थे. तो एंड लैक्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, जो वुमेन्स की जो एजुकेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या थी, कम थी. तो सुपरस्टिशन एंड रिलीजियस फैंटिज्म्स प्रिवलिंग इन द सोसाइटी. तो ये सारी जो बुराइयां थी, ये सब सोसाइटीज में देखने को हमें मिल रही थी. ठीक है, इंट्रोडक्शन आप जान गए कि रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स का क्या था, इसमें किस चीज़ की बात हो रही थी. तो इसमें बेसिकली कास्टिज्म, चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम, लैक्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, इन सब पे बात हो रही थी. ठीक है, जितने भी इविल्स थे सोसाइटीज में. तो जो हमारी जो मूवमेंट्स थे 19th सेंचुरी के, वो टू टाइप्स में थे. ठीक है, डिवाइड थे टू टाइप्स में, एक था रिवाइवलिस्ट, एक था रिफॉर्मिस्ट. तो हम एक एक करके इन दोनों को स्टडी करेंगे कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स क्या थे एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्या थे. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या थी, तो इसको भी हम जानेंगे. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स की, जिसको हम हिंदी में अगर कहूँ तो पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहते हैं. तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स और जो रिफॉर्मिस्ट थी, इसमें बेसिकली थोड़ा डिफरेंस था. ठीक है, तो द मेन एम ऑफ द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट वाज द रिवाइव द एशियन कल्चर, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. तो जो भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो रिवाइव कर रहे थे, मतलब याद दिला रहे थे कि हमारे जो कल्चर है इंडिया का, एशियन कल्चर, हमारा हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा इंडियन रिलीजन है, हमारा जो ट्रेडिशनल है, इंडियन ट्रेडिशनल, तो उसकी और वापस लाने के लिए, रिवाइव कराने के लिए ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स चल रहा था. रिवाइवलिस्ट से ही आपको पता लग रहा होगा, पुनर्याद कराना, मतलब रिवाइवलिस्ट मतलब दोबारा उस चीज को याद करना. ठीक है, these movements believed that the cause of the decline of Indian society was a foreign influence and it could be eliminated by restoring the greatness of Indian culture. तो
दिस मूवमेंट्स बिलीव दैट कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस थे, अगर उसका हमें डिक्लाइन करना है तो हमें अपने इंडियन सोसाइटी को, हमें हमारे जो है, हमारे जो रिवाइव करना होगा, हमारे कल्चर को, हमारे एशियन ट्रेडिशनल को, हमारे जो रिलीजन है उसको, अगर हम इसको हम दोबारा लाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं मेन जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, उसको हम एक एक करके बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स था वो है आर्य समाज। आर्य समाज जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, ठीक है। द हार्बिगर ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स के एक मुद्दे पे, ठीक है। तो आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन द 19th century टू eradicate religious superstition, social inequality, and evils prevalent in Asian society, Indian society। तो आर्य समाज जो फाउंड हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, जो एरेडिक्ट कर रहा था रिलीजियस सुपरस्टिशन को, जितने भी सोसाइटीज में सोशल इनइक्वालिटी थी और इविल्स थे, प्रिविलेंट्स थे, कुरीतियां बुराइयां थी इंडियन सोसाइटी में, तो उसको क्या कर रहा था, उजागर कर रहा था, ठीक है। दिस मूवमेंट्स was based on Vedic principles and traditional, which was founded by Swami Dayanand Saraswati on 10 April 1875 in Bombay। तो ये क्या कर रहा था, इसका जो बेस था आर्य समाज का, वो ये वैदिक प्रिंसिपल्स पे था। इनका एक नारा भी था कि वेदों की तरफ लौटो, बैक टू द वेदास। तो ये क्या कर रहे थे, बेस था इनका वैदिक प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशनल जो इंडियंस है उस पे, और ये फाउंड करा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, बॉम्बे में। विद द स्लोगन, इनका जो स्लोगन मैंने बताया ना आपको, बैक टू द वेदास। आप जो है जितनी भी इविल्स है सोसाइटीज की, जितनी भी कुरीतियां, जितनी भी सुपरस्टिशन है, रिलीजियस सुपरस्टिशन, उसको ना मान के आप क्या करो, आप बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। द आर्य समाज ट्राई टू ब्रिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन द इंडियन सोसाइटी। जो आर्य समाज है उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है उसके चलते क्या करा, बहुत ज्यादा ट्राई करा कि उसमें सुधार हो सके। कंट्रीब्यूशन जानते हैं हम कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो 1824 से 1883 तक इनका रूल रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर थे। हिज ओरिजिनल नेम वाज द मूल शंकर, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, मूल शंकर। आफ्टर स्टडिंग द वेदास, इन्होंने क्या करा, ही चैलेंज द सुपरसिस्टेंस एंड सोशल इविल्स प्रेवलिंग इन हिंदुइज्म। जितने भी सुपरस्टिशंस थे हिंदुइज्म में एंड सोशल इविल्स थे, उन सबको क्या करा, इन्होंने चैलेंज किया, क्योंकि इन्होंने वेदास पढ़ा था। हिज मेजर वर्क, इनका जो मेजर वर्क था वो था अ, सत्यार्थ प्रकाश। इनका जो मेजर वर्क था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश क्या था, इज एन आइडियल ट्रेटिस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज। ये प्रिंसिपल्स था आर्य समाज का, जिसको कहते थे सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी, इनका एक मेजर वर्क था, जिनमें उन्होंने आर्य समाज के जितने भी प्रिंसिपल्स है उसको इंडिकेट किया था, उसको बताया था। तो की आइडियोलॉजीज क्या थी आर्य समाज की, उसको हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्य समाज की जो की प्रिंसिपल्स है उसमें फर्स्ट है सुप्रीमेंसी ऑफ द वेदास। ये सुपरमेंसी किसको मानते थे, वेदास को, सबसे ऊपर ये वेद को मानते थे कि वेदों के आप और लौटो, वेदास के आप और लौटो, ठीक है। कंसिडरिंग द वेदास एज अ मेन सोर्स ऑफ द ट्रूथ एंड नॉलेज, वो कहते थे ट्रूथ और नॉलेज का जो सोर्स है वो ओनली क्या है, वेदास है। तो वो क्या करते थे, कंसिडर करते थे वेदास को स्टडी करने के लिए लोगों को। दूसरा इनका की प्रिंसिपल्स था अपोजिंग सुपरसिस्टेंस, ठीक है। अपोजिंग करते थे वो आइडल वर्शिप एंड पिलग्रिम्स एंड हाइपोक्रेसिस का, ठीक है। वो विरोध करते थे जितनी भी वर्शिप, जितने भी पूजा पाठ है, अंधविश्वास है, उन सब चीज को कहते थे कि इन सबको आप ना नकारो, आप वेदास की ओर लौटो। तीसरा इनका जो की पॉइंट था वो तो सपोर्ट ऑफ इक्वालिटी। ये इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे। डिनाइल ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, ये डिनाई करते थे, मना, ये लोग विरोध करते थे किसका, कास्ट सिस्टम का, डिस्क्रिमिनेशन का एंड अनटचेबिलिटी, छुआछूत का, ठीक है। चौथा इनका जो की प्रिंसिपल था फोर्थ, वो था प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन। ये एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड जो भी दलित्स होते थे, दलित्स एंड वुमेन्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी, एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो इसको वो प्रमोट करते थे, ठीक है। पांचवा इनका की प्रिंसिपल्स था रिलीजियस प्योरिटी। ये मोनथिज्म बेस्ड ऑन वैदिक योजना की बात करते थे क्या,
आप अगर अपने रिलीजियस को फॉलो कर रहे हो, आप वेदा की ओर लौट के आप वेदों के सिद्धांत को, प्रिंसिपल्स को अपनाओ अपने जीवन में, ठीक है। अब जानते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्य समाज, क्या आर्य समाज का क्या ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो द एम ऑफ द आर्य समाज वाज द रिफॉर्म द सोसाइटी रिलीजियसली एंड सोशली। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर फॉलोइंग। तो आर्य समाज के बहुत सारे सोसाइटी रिलीजियस एंड सोशली इनके रिफॉर्म्स थे। तो उसके जरिए हम जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था रिलीजियस रिफॉर्म्स करना, ठीक है। मतलब रिलीजियस में थोड़ा सुधार करना, क्योंकि बेसिकली हिंदुइज्म में ये रिवाइवलिंग वैदिक रिलीजन्स एंड कल्चर, ये हमेशा रिवाइव करा रहे थे किस चीज को, वैदिक रिलीजन्स को, वैदिक कल्चर को और वेदास को, ठीक है। उसके जरिए वो क्या कर रहे थे, रिलीजियस को रिफॉर्म्स कर रहे थे, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, कुरीतियां भर गई थी, अंधविश्वास भर गया था, उसको दूर करने का काम कर रहे थे। ऑब्लिगेशंस ऑफ द आइडोलेट्री एंड सुपरसिस्टेंस, जो क्या कर जितने भी आइडोलेट्री एंड सुपरसिस्टेंस थे उन सबका विरोध करते थे, ठीक है। उसके जरिए ये रिलीजियस रिफॉर्म करा इन्होंने। सोशल रिफॉर्म कैसे करा इन्होंने, अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज का वो क्या करते थे हमेशा, मतलब उसको विरोध करते थे, अपोज करते थे। सपोर्ट ऑफ द विडो मैरिज एंड वुमेन्स राइट्स, जो विडो मैरिज होती थी, मतलब विधवा को जो पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था पहले, उसको सपोर्ट करते थे विडो मैरिज का। एंड वुमेन्स राइट्स, जो महिलाओं के अधिकार होते थे, इन्होंने समाज में सोशल रिफॉर्म्स किया है, और विडो मैरिज में सपोर्ट करके एंड वुमेन्स राइट में, और अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इन सबको विरोध करके, ठीक है। इनका तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था डिसेमिनेशन ऑफ द एजुकेशन। ये हमेशा क्या करते थे, प्रमोट करते थे एजुकेशन को, प्रमोट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन द सोसाइटी। मॉडर्न जो एजुकेशन है, मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको साइंस वगैरह इन सबको सपोर्ट करते थे। इस्टेब्लिश ऑफ द डीएवी, जिसको हम कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ऑफ एंड कॉलेज, इनको इन्होंने क्या करा, इस्टेब्लिश करा, इस्टेब्लिशमेंट करा। इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव था ये। चौथा ऑब्जेक्टिव था इनका नेशनल कॉन्सिक्वेंसनेस, ठीक है, नेशनल कॉन्सिक्वेंसनेस। इसमें वो क्या करते थे, टू इंक्लूड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्वदेशी अमंग इंडियंस। जितने भी नेशनल्स प्रोडक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपना बढ़ाने का, स्वदेशी जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने का वो लोग अनुरोध करते थे। सपोर्ट फॉर द इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, एंड इन्होंने क्या करा है, जो इंडियंस मूवमेंट्स हुए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए, उसमें इन्होंने सपोर्ट भी किया है। अब जानते हैं हम 10 रूल्स ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज laid डाउन 10 रूल्स फॉर इट्स फॉलोअर्स। दिस रूल्स वर मेड टू आइडलाइज सोसाइटी एंड इंडिविजुअल लाइफ, ठीक है। इन्होंने 10 रूल्स दिए हैं। तो पहला है रिवेरिंग गॉड एज द हाईएस्ट रिवर्ड, गॉड को सबसे ऊपर मानने को कहा है इन्होंने। तो सेकंड रूल है द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड रिनंसिएशन ऑफ फ्लैशहुड, यानी जो सच्चाई है उसको अपनाओ, और जो असत्य है उसको प्रत्याग करो। तीसरा है कंसीडरिंग द वेदास एज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, जो वेदास है उसको मेन सोर्स ऑफ नॉलेज मानो। फोर्थ, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो वेलफेयर करना है किसके लिए, सोसाइटी के लिए। फिफ्थ है प्रोपोगेशन ऑफ नॉलेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, जो नॉलेज है उसको अपनाओ, बढ़ाओ, प्रचार करो, और जो अज्ञान है, इग्नोरेंस है, उसको क्या करो, उसका प्रत्याग करो। सिक्स है एडरेंस टू धर्म एंड रिनेक्सेशन ऑफ टाइटनेस, यानी जो धर्म है उसको अपनाओ, और जो अधर्म है उसका प्रत्याग करो। सेवन है लव एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल, सबके साथ किसके से रहो, प्यार से रहो, ईमानदारी से रहो। आठ है आठवां है एट है प्रॉफिट ऑफ सोसाइटी बिफोर इंडिविजुअल गेन। अब हम जानते हैं मेजर मूवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज, जो आर्य समाज है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, और मेजर मेजर इनके कौन कौन से मूवमेंट्स रहे उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला है इनका प्योरिफिकेशन मूवमेंट, ठीक है, प्योरिफिकेशन मूवमेंट। इनमें इन्होंने क्या करा था, एफर्ट टू ब्रिंग हिंदूज हु कन्वर्ट बैक टू वैदिक रिलीजन, रिलीजन है उसको प्योरिफिकेशन किया था, शुद्धिकरण किया था। एफर्ट्स टू ब्रिंग हिंदूज, जो भी हिंदूज एफर्ट्स कर रहे थे किसमें, हिंदू धर्म में वापस कन्वर्ट बैक, जो भी कन्वर्ट हो गए थे वो बैक वैदिक रिलीजियस में आना चाहते हैं दोबारा, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, उनका शुद्धिकरण। दूसरा द एम ऑफ मेंटेनिंग रिलीजियस यूनिटी, जो रिलीजियस यूनिटी है उसको बनाए रखना, मेंटेन करना। दूसरा इनका जो मूवमेंट्स रहा है वो रहा है किस पे कंट्रीब्यूशन रहा है, वो इनका रहा है विडो
रीमैरिज एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे, जो विधवा पुनर्विवाह पे जोर देते थे और वुमेन की शक्ति पे भी, सशक्तिकरण पे भी। द आर्य समाज इंकरेज विडो मैरिज, उन्होंने सपोर्ट करते थे विडो मैरिज का, कि विधवा को भी दोबारा मैरिज करने का, रीमैरिज करने का जो राइट्स है वो मिलना चाहिए। स्कूल एंड कॉलेजेस वर ओपन फॉर वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स के लिए क्या की गई, ओपन की गई क्या, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तीसरा इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि अपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये हमेशा अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को। द आर्य समाज रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड कंसिडर्ड एवरीवन इक्वल, एवरीवन क्या है, इक्वल है, कास्ट सिस्टम को क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे, डिनाई करते थे, अपोज करते थे। फोर्थ है डिसमिनेशन ऑफ एजुकेशन। आर्य समाज स्टैब्लिश ऑफ डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशन, इसमें उन्होंने शिक्षा का क्या करा था, प्रचार किया था। अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन एंड वैदिक ट्रेडिशनल्स, मॉडर्न एजुकेशन में वो क्या कहते थे, वैदिक रिलीजन्स जो ट्रेडिशन है उनको भी जोड़ा जाए और मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाए, इसका सपोर्ट करते थे। पांचवा इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स, में भी इन्होंने बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आर्य समाज के जो मेंबर हैं लाला लाजपत राय, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, और सपोर्ट टू स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट में भी आर्य समाज के जो मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इनका कंट्रीब्यूशन था। अब जानते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज को जो इम्पैक्ट पड़ा था वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस हुआ था, जो द टेंडेंसी टू रिटर्न टू वैदिक ट्रेडिशन वाज स्ट्रेन, जो पड़ा था वो वैदिक परंपराओं की और लौटने की प्रवृत्ति को बल मिला इससे। और भारतीय समाज में जो एक ईश्वर है ना, मोनोथिज्म इन इंडियन सोसाइटी में कॉन्सेप्ट को प्रमोशन किया गया कि ईश्वर को है, एक है। सोशल इम्पैक्ट भी इसका पड़ा, ऑब्लिगेशंस ऑफ इविल्स लाइक कास्ट सिस्टम, अनटैचबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इन सब का क्या किया गया, विरोध किया गया। इन सब के खिलाफ आंदोलन किए गए, मूवमेंट्स किए गए। अवेयरनेस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड दलित, जो दलित और वुमेन्स के राइट है उसको भी क्या करा गया, उजागर किया गया। एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ा, वाइड वाइड डिसमिनेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू डीएवी इंस्टीट्यूट के थ्रू क्या करा, बहुत ज़्यादा उसका जो शिक्षा है उसकी रीच बहुत ज़्यादा वाइड कर दी गई। इंक्लूजन्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एट्स नेशनैलिटी, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, नेशनैलिटी को बढ़ावा मिला। नेशनल इम्पैक्ट भी पड़ा क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, स्प्रेड ऑफ स्वदेशी स्पिरिट्स, इन सब में फ्रीडम स्ट्रगल में भी आर्य समाज ने कंट्रीब्यूट किया, स्वदेशी स्पिरिट्स, स्वदेशी आंदोलन में। एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे द आर्य समाज लेड इंडियन सोसाइटी टुवर्ड मॉडर्निटी इन रिलीजियस, जो रिलीजियस उसमें थोड़ा मॉडर्निटी की बात करते हैं, सोशल एंड एजुकेशनल टर्म्स की भी बात करते हैं। दिस मूवमेंट्स लेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती वाज नॉट ओनली रिफॉर्मिस्ट बट ऑल्सो इंकरेजिंग नेशनल कॉन्सेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ रिफॉर्मिस्ट ही नहीं थे बल्कि ये एक नेशनल जो राष्ट्रीय भक्त भी थे। ठीक है, आर्य समाज इज स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड सर्विस वर्क के द्वारा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन समाज में दिया। आई होप आपको ये समझ आया हो। हमारा सेकंड जो मूवमेंट्स है वो है रामकृष्ण मिशन 1897, आ सोसाइटी एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। ठीक है, तो जो रामकृष्ण मिशन है, द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद ऑन 1 मई 1897। दिस मिशन इज बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ हिज गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के जो विचार, उनकी जो टीचिंग थी उसके आइडियाज को बेस मान के रामकृष्ण मिशन की जो है वो फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वाज स्प्रेड सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो इसका जो मेन एम था वो था समाज में सोशल सर्विस को के प्रति और स्पिरिचुअल के प्रति लोगों को जागरूक कराना। द रामकृष्ण मिशन मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी बाय प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म एंड एजुकेशन। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन निभाया इंडियन सोसाइटी में, प्रमोट किया है रिलीजन्स को वर्ल्ड लेवल पे, टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म को एंड एजुकेशन को। स्वामी विवेकानंद जी है, ये आप फोटो देख सकते हो, रामकृष्ण मिशन का ये लोगो है। तो ऑब्जेक्टिव जानते हैं हम रामकृष्ण मिशन का। ऑब्जेक्टिव ऑफ रामकृष्ण मिशन, द रामकृष्ण मिशन डिवाइडेड इट्स फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव इनटू 4 मेन एरियाज। 4 मेन एरियाज में इनका क्या था, उद्देश्य था कि इसको हमें इन्होंने बांटा था। फर्स्ट, स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये क्या करते थे, स्प्रेड करा इन्होंने स्पिरिचुअल अवेयरनेस को पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी। शिकागो में भी इन्होंने एक स्पीच दी थी। ट्रीटिंग ह्यूमैनिटी एज अ सर्विस टू गॉड, उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटी, अगर हम ह्यूमंस को अच्छा ट्रीट करते हैं तो हम गॉड की सर्विस ही, मतलब गॉड को ही हम गॉड की हम सर्विस कर रहे हैं ऐसा मानो। मतलब ह्यूमंस की अगर आप किसी मदद कर रहे हो तो मान लो आप भगवान की ही मदद कर रहे हो। अ मैसेज ऑफ हार्मोनी एंड टॉलरेंस अमंग रिलीजन्स, धर्मों के बीच जो सामंजस्य है और सहिष्णुता है उसका संदेश देते हैं। ठीक है, दूसरा, डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, बैलेंस ऑफ मॉडर्न एंड वैदिक एजुकेशन को बैलेंस की बात करते हैं, दोनों को लेने की बात करते हैं। टू एडुकेट द पुअर एंड
डिसएडवांटेज सेक्शन, जो इस अछूते वंश जो रह गए थे, डिसएडवा और जो पुअर जो लोग थे उसको भी एजुकेट के लिए क्या कर रहे थे, उनको भी दिलाने की बात कर रहे थे। सोशल सर्विस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्फेनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड आश्रम्स, इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल आश्रम को इस्टेब्लिश करा। रिलीफ वर्क इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, जो जब कोई डिजास्टर हो जाता था, लाइक जैसे कि भूकंप आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, तो उसमें ही मदद करते थे, रिलीफ दिलाते, मतलब जो वहाँ के लोग होते थे। रिलीजियस टॉलरेंस, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, धार्मिक सहिष्णुता वगैरह की बात करते थे, सभी रिलीजियस को सम्मान इक्वली मानते थे। द प्रिंसिपल ऑफ एज मैनी रिलीजियस एज मैनी पाथ्स, ये कहते थे जो हर एक रिलीजन्स का जो पाथ है वो क्या है, ईश्वर की ओर ही है, मतलब एक ही है, सबको सहिष्णुता की बात करते थे। अब जानते हैं फीचर ऑफ रामकृष्ण मिशन। साइलेंट फीचर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन, फर्स्ट है थॉट्स ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। जो इसकी पहली विशेषता ये है कि इसकी जो थॉट्स है वो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचार है, ये उसका पहला फीचर है। ऑल रिलीजन्स लेड टू ट्रूथ, और रिलीजन्स क्या करते हैं, सब सत्य की बात करते हैं। देर आर मैनी वेज टू रीच गॉड, गॉड के पास पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है। सर्विस टू ह्यूमनिटी इज सर्विस टू गॉड, अगर आप किसी ह्यूमंस की सर्विस कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो आप गॉड की ही मदद कर रहे हो, गॉड की सर्विस कर रहे हो, गॉड की ही सेवा कर रहे हो। ये थे रामकृष्ण जो परमहंस है उनके विचार, तो इनका ये पहला विशेषता है। दूसरा रामकृष्ण मिशन के जो दूसरा फीचर है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का योगदान, कंट्रीब्यूशन इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता फीचर मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद गेव एन ऑर्गेनाइज फॉर्म टू द मिशन, स्वामी विवेकानंद ने इसे ऑर्गेनाइज रूप से मिशन को लागू किया। ही इंस्पायर्ड द यूथ टू सर्व द नेशन एंड बी सेल्फ रिलायंट, उन्होंने जो यूथ थे उसको इंस्पायर किया, यूथ को जो अपने राष्ट्र के प्रति कैसे रहना चाहिए वो सब सिखाया। His idea at the Chicago Conference of Religious 1893 enhanced Indians' prestige throughout the world. तो इन्होंने शिकागो में एक स्पेस दी थी जिसमें इंडियन जो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का जो रिलीजियस है उसको बिल्कुल इनहेंस किया था। थर्ड है सोशल सर्विस, इसकी फीचर्स। द रामकृष्ण मिशन हेल्प द पुअर, सिक एंड डिजास्टर इफेक्ट पीपल को क्या करते हैं, मदद करते हैं। ही वर्क टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, तो ये इसकी तीसरी फीचर्स है। अब हम जानते हैं फंक्शंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो क्या फंक्शन थे इसके, क्या कंट्रीब्यूशन थे, उसको जानते हैं। तो डिजिग्नेशंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करते थे। स्टैब्लिश ऑफ स्कूल कॉलेज एंड लाइब्रेरीज, इन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश किया। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वुमेन एंड बैकवर्ड क्लास की एजुकेशन की बात करते थे। प्रमोट ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, दोनों को सपोर्ट करते थे। दूसरा इसका कंट्रीब्यूशन है कि हेल्थ सर्विस की बात करते थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स, इम्प्रूविंग मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ। तीसरा इनका जो फीचर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी कोई डिजास्टर होता था कहीं, वो तो क्या करते थे, ये लोग मदद करते थे उस एरिया में, अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमिनिन जैसे आते थे, तो उस एरिया के लोग को क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ठीक है। फोर्थ कंट्रीब्यूशन था इनका प्रोपोगेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरलिटी, डिजिग्नेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ योगा को, मेडिटेशन को और वेदांता को, ये लोग ने क्या करा, बहुत ज़्यादा प्रचार किया। टॉलरेंस एंड हार्मोनी अमॉन्ग रिलीजन्स, सभी के प्रति टॉलरेंस और हार्मनी ही शूरता, सामंजस्य की बात करते थे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे। प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस और इस्टेब्लिश ऑफ वुमेन वेलफेयर सेंटर्स, तो इन सब के क्या थे, कंट्रीब्यूशन थे। अब जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का जो इम्पैक्ट पड़ा था वो था स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उन्होंने स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा अवेयर किया था लोगों को। ही reinforced the spirit of religious tolerance and morality in Indian society. He popularized the ideas of service to humanity is service to God, कि अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हो तो आप गॉड की ही सेवा करते हो। दूसरा सोशल रिफॉर्म्स, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, इन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन और सर्विस पे ध्यान दिया है, एफर्ट्स करा है। इम्प्रूव कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास और पुअर क्लास का। नेशनल कॉन्सेंसस भी रहा है। स्वामी विवेकानंद आइडियाज इंस्पायर्ड द यूथ इन द फ्रीडम स्ट्रगल, के जितने भी यूथ थे उनको साहस दिया, इंस्पायर किया है। reinforce a sense of self reliance and self esteem, लोगों को क्या कराया इन्होंने, सेल्फ रिलायंस कराया है और सेल्फ स्टीम कराया है कि अपने धर्म के प्रति, अपने अपने जो राष्ट्र है उसके प्रति। चौथा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी इनका रहा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में स्टैब्लिश इंडियन एज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ वर्ल्ड, इन्होंने वहाँ पे स्पीच दी थी, वहाँ पे स्पीच में ये बताया कि जो इंडिया है वो सेंटर है, स्पिरिचुअल सेंटर है। वेदांत एंड योगा को भी स्प्रेड किया है इन्होंने ओवर ओवर द वर्ल्ड में। रामकृष्ण मिशन एंड बेलूरू मठ, तो बेलूरू मठ जो है वो हेडक्वार्टर है ऑफ रामकृष्ण मिशन का। ठीक है।
कंक्लूजन में क्या लिखोगी? द रामकृष्ण मिशन इज यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी विवेकानंद के अंतर्गत दिस मिशन मेड incomparable contribution in the field of social reforms, education and human service। ठीक है, कंट्रीब्यूट किया ह्यूमन सर्विस, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म में। इवन टूडेज दिस मिशन इम्प्रूविंग एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू द सोसाइटी थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल। आज भी इनके जो मिशन के जो क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को, सोसाइटी को, थ्रू इनके ऑब्जेक्टिव, इनके उद्देश्य और प्रिंसिपल जो है वो आज भी लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। और इनके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, वो सब जो उद्देश्य थे, वो सब आज चल भी रहे हैं संस्थानों के माध्यम से। तीसरा हमारा जो मूवमेंट्स है वो है संथाल रिवॉल्ट, जो कि 1855 से 1856 तक हुआ था। द संथाल रेबिलियन वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंटियल ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला एक ट्राइबल मूवमेंट रहा है, जिन्होंने आगे के जो जितने भी संथाल या कह सकते हो जितने भी रिबेलियंस है उन सबको क्या करा है, जितने भी ट्राइबल्स है उन सबको एक इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। दिस रिवॉल्ट वाज कैरिड आउट बाय संथाल ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये जो रिवॉल्ट था वो संथाल ट्राइबल्स और जो ब्रिटिश सरकार थी, रूल करने वाले ब्रिटिश सरकार के अंदर जो रूल कर रहे थे, जमींदारी सिस्टम एंड मजानी एक्सप्लेनेशंस, इसके खिलाफ थी। द संथाल ट्राइब मेनली इन इनहेबिटेड द रिलीजन्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। तो ये संथाल जो ट्राइब था ये मेनली कहाँ रहते थे? ये जो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में रहा करते थे। ठीक है, देख सकते हो। बैकग्राउंड ऑफ द रिवॉल्ट, बैकग्राउंड क्या था रिवॉल्ट का वो जानते हैं। द संथाल ट्राइबल्स वर बीइंग इवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड्स, इनको निकाला जा रहा था इनके लैंड से, संथाल ट्राइबल्स को। ठीक है, द ब्रिटिश रिजाइम्स इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम विच लेड द एक्सप्लोनेशन ऑफ द लोकल लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स ऑफ द पुअर ट्राइबल्स। तो द जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था जमींदारी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में। तो उसमें उन्होंने जो ज़मीन थी उसको क्या करा, छीन रहे थे उससे जो संथाल वगैरह थे, ट्राइबल्स थे। और मनी लॉन्ड्री से क्या कर रहे थे, पुअर ट्राइबल्स मनी लेंडर्स द्वारा क्या कर रहे थे, जो लोकल जो एरियाज थे उसको छीन रहे थे। द प्रोसेस ऑफ लोन्स एंड लैंड प्रोसेशंस एट हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम अनरेबलर अनबेरेबल्स फॉर द ट्राइबल्स। बहुत ज़्यादा लोन लैंड्स जो थे, लैंड्स पे जो लोन दे रहे थे बहुत हाई इंटरेस्ट पे दे रहे थे, जो जो ट्राइबल्स थे उनके लिए क्या बन जा रहा था, बिल्कुल ये एक अनबेरेबल बनता जा रहा था। द ब्रिटिश सपोर्टेड दिस एक्सप्लॉइटेटिव पुलिस विच इंजर्ड द ट्राइबल्स। और क्या करा, जो ब्रिटिश थे उन्होंने पुलिस के माध्यम से क्या करा, जो ये जो इंजर्ड कर दिया ट्राइबल्स को, बहुत सारे ट्राइबल्स को मार दिया और इस आंदोलन को दबा भी दिया। तो जानते हैं संथाल जो रिवॉल्ट था उसको लीड कौन कर रहा था? तो सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू इसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। दिस टू ब्रदर लीड द संथाल रिवॉल्ट। अंडर दिस लीडरशिप द संथाल्स ऑर्गेनाइज एंड फाइट फॉर देयर लैंड्स एंड राइट्स। संथाल ने इनके नेतृत्व में क्या करा, अपने जो जमीन लैंड थे और अपने जो राइट्स अधिकार थे उसके खिलाफ क्या करा, फाइट की अगेंस्ट ब्रिटिश की। अपार्ट फ्रॉम दिस चांद एंड भैरवाल मुर्मू ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन दिस मूवमेंट्स। मतलब सिंधु साहू और कन्हू के जो कान्हू मुर्मू थे, उसके अलावा चांद और भैरू जो मुर्मू थे, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूट दिया है इसमें। इंसिडेंट ऑफ रेबल, ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए थे इस रिवॉल्ट में उसको जानते हैं। ठीक है, कमेंसमेंट्स ऑफ रिवॉल्ट्स इन जून 1855 सिद्धू एंड कान्हू mobilized thousands of Santhals and sounded the बगल ऑफ रिवॉल्ट्स अगेन ब्रिटिश रूल। तो कन्हू और सिद्धू ने इसको 1855 में जून में क्या करा था, इस फाइट को स्टार्ट करा था ब्रिटिश के अगेन। स्ट्रगल ऑफ द संथाल्स, द रेबल्स स्टार्टेड वायलेंट डेमोनस्ट्रेशंस अगेंस्ट द जमींदारी, मनी लैंडर्स एंड इंग्लिश ऑफिसर के खिलाफ इन्होंने क्या करा, एक स्ट्रगल किया संथालों ने। ठीक है, बाउंस एंड आरोज एंड ट्रेडिशनल वेपन्स वर यूज एज वेपन्स। जो बैरो होते थे और एरो होते थे, मीन्स तीर जो धनुष होते थे, उसको ट्रेडिशनल वेपन्स कहा जाता है ना, हमारे ट्रेडिशनल वेपन्स थे इंडिया के, तो उसका यूज करा था इन्होंने इस विद्रोह में। रिप्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी ने क्या करा था, इसको खत्म कर दिया था इस आंदोलन को। द ब्रिटिश रिस्टोरेड टू मिलिट्री फोर्स टू सप्रेस दिस रिबेलियन। thousands of thousands of संथाल्स वर किल्ड एंड मूवमेंट्स वर क्रस्ट। हजारों संथाल को, 1000 संथाल को किल्ड कर दिया गया और मूवमेंट्स को क्या कर दिया गया, क्रश कर दिया गया ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। ठीक है, तो
कॉन्सिक्वेंस एंड इम्पैक्ट इसका क्या रहा, तो आफ्टर द संथाल रेबिलियंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैब्लिश द संथाल परगनास रिलीजियंस एंड डिक्लेयर्ड इट इज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। उन्होंने ब्रिटिश ने क्या करा, एक संथाल परगना को दे दिया, संथालों को, और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी जो यहाँ के ही लोग चलाएंगे। दिस रिवोल्ट बिकम अ सिंबल द स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये एक ट्राइबल जो रिवोल्ट हुआ था उसके लिए इंडियन हिस्ट्री में क्या बन गया, एक सिंबल बन गया था ये रिवोल्ट। इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन का सोर्स बना ये फर्स्ट जो संथाल रिवोल्ट रिवोल्ट था, ठीक है, रिवोल्ट था। तो अब सेकंड जानते हैं हम भील रिवोल्ट, ठीक है, ये भी ट्राइबल रिवोल्ट था जो कि 1818 से 1846 तक चला था। द भील रिबेलियन ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इंडियन ट्राइबल्स मूवमेंट्स। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल इंडियन ट्राइबल मूवमेंट्स में इनका एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रहा है भील्स का। द रिवोल्ट वॉज मेनली carried out by the people of the Bhils tribe living in the villages of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh in Western India। तो ये जो भील थे वो रहते कहाँ थे, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न इंडिया में ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड जानते हैं रिवोल्ट का, भील रिवोल्ट का। तो बैकग्राउंड ऑफ भील रिवोल्ट, द भील ट्राइब्स वाज ट्रेडिशनली इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंट। जो भील ट्राइबल्स थे वो शुरू से ही क्या थे, इंडिपेंडेंस थे, ठीक है, ट्रेडिशनली ही। their independence was snatched away after the British rule, and they had to face exploitations by the landlords and British official। तो ब्रिटिश सरकार के आने के बाद क्या हुई, ब्रिटिश रूल के बाद इनकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको स्नैच कर दिया गया, और उसको, और इनके जो एक्सप्लोटेशंस है उससे क्या हुआ, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार वगैरह होते थे, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा होते थे, इनसे बहुत ज्यादा इनको फेस करना पड़ता था प्रॉब्लम्स को, भील्स को। द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट इफेक्टेड द लिवलीहुड ऑफ द भील्स। तो ये जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो फॉरेस्ट को क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे, जिससे भील्स की जो जिंदगी है वो भी क्या हो रही थी, इस पे भी इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि ये अपने जो फॉरेस्ट है उन सबसे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। द ब्रिटिश सोल्जर एंड लोकल रूलर्स इंक्रीज द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द भील्स। तो जितने भी सोल्जर्स थे लोकल रूलर से क्या कर रहे थे, टैक्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उनका बर्डन बढ़ रहा था, जो कि भील्स पे बहुत ज्यादा बर्डन का काम कर रहा था। इसी कारण क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। तो रिवोल्ट को लीड किसने करा, लीड करा, द भील रिवोल्ट वाज लीड बाय लोकल भील्स लीडर्स। तो जो लोकल भील्स लीडर्स थे उन्होंने इसको लीड करा था। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स वर सेवाराम और गोविंद गुरु, ठीक है, सेवाराम और गोविंद गुरु के नेतृत्व में ये चला था, जो कि क्या थे, लोकल भील्स लीडर्स थे। अब जानते हैं हम इंसिडेंट्स ऑफ रिवोल्ट्स। इस रिवोल्ट में कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे। सबसे पहले ऑर्गेनाइज हुआ था रेवोल्यूशन, ठीक है, कैसे हुआ, द भील्स ऑर्गेनाइज एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर एंड लैंडलॉर्ड्स। जो भील्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा इस रिवोल्ट को, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश ऑफिसर के और लैंडलॉर्ड जैसे कि जमींदार वगैरह जो होते थे। इन द रिवोल्ट दे यूज टू कन्वेंशनल वेपन्स। इन्होंने किसका यूज करा इसमें, कन्वेंशनल वेपन्स, जो हमारे तीर धनुष होते थे उसका इस रिवोल्ट में उपयोग करा। सेकंड, सुपर रेशंस ऑफ ब्रिटिश। जो द ब्रिटिश यूज मिलिट्री फोर्स टू क्रश द रेबेलियन। जो ब्रिटिश था उसने क्रश करने के लिए रेवल्स को क्या करा, मिलिट्री का उपयोग करा, ब्रिटिश मिलिट्री का। अ हार्श साइकिल आर रिप्रेजेंट्स वाज अनलेस्ड ऑन द भील्स। जिससे क्या हुआ, इनका जो ये चक्र था उससे ये भील्स विद्रोह खत्म हो गया। तो कॉन्सेक्वेंस कॉन्सेक्वेंस एंड इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। आफ्टर दिस रिवॉल्ट नेशनल कॉन्सेंसस डेवलपमेंट अमॉन्ग द भेल्स। तो इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, जो नेशनल जो राष्ट्रभक्ति होती है वो क्या हुई, डेवलप हुई सारे भील्सों में। द ब्रिटिश हैड टू चेंज देयर पॉलिसी टू कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट। तो ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, मजबूरी में आके अपने जो पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ा। दिस मूवमेंट्स बिकम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ भेल्स। तो ये जो मूवमेंट्स था वो सिंबल बना फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट का, जो कि भीलों का था। अब हम कुछ जानते हैं कि कुछ सिमिलरिटी थी और कुछ डिफरेंस था संथाल एंड भील रिवॉल्ट्स में, तो उसको हम जानते हैं। सबसे पहले जो संथाल रिवॉल्ट था वो 1855 में स्टार्ट हुआ था, भील रिवॉल्ट जो है वो 88 में स्टार्ट हुआ था। संथाल रिवॉल्ट को लीड करने वाले थे सिंधु कान्हू मुर्मू और चांद भैरवा, और भील रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे सेवाराम और गोविंद गुरु। संथाल रिवॉल्ट को, संथाल का जो प्लेस था जहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ था, ओरिजिन ऑफ प्लेस वो था बंगाल, बिहार और झारखंड। भील रिवॉल्ट का जो ओरिजिन ऑफ प्लेस था वो था राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। संथाल रिवॉल्ट का जो मेन कॉजेस था वो था लैंड एक्विजिशंस एंड जो मनी लैंडर थे उसके द्वारा एक्सप्लोनेशंस, ठीक है। और भील रिवॉल्ट का जो मेन कॉजेस था वो था कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रहे थे, और बर्डन ऑफ टैक्स, जो टैक्स का बर्डन हो रहा था उनके ऊपर। संथाल रिवॉल्ट का नेचर क्या था, नेचर ऑफ द बैटल, तो ऑर्गेनाइज इंश्योरेंसी थी, ठीक है। और भील रिवॉल्ट में क्या था, लोकल एंड रिलीजियस लोग थे, ठीक है।
संथाल जो रिवॉल्ट था उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, तो स्टैब्लिश हुआ संथाल परगना। और भील रिवॉल्ट का जो इन्फ्लुएंस हुआ वो ये हुआ कि इम्पैक्ट ये हुआ कि चेंज इन फॉरेस्ट कंट्रोल पॉलिसी, जो कि ब्रिटिश ने चेंज करना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आओ। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे द संथाल एंड भील रिबेलियंस आर important example of Indian tribal movements. This revolt were not only against the exploitations of British rules, but also become a symbol of struggle to protect their culture, traditional rights. ठीक है, तो these movements become a source of inspiration for the Indian freedom struggle. इंडियन जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए एक क्या कह सकते हो, एक सोर्स के रूप में, इंस्पिरेशन के रूप में काम किया। एंड गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द फाइट फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड राइट्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी और इंडियन जो जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट के जो राइट्स होते हैं वो सबको एक डायरेक्शन देने में ये दोनों रिवॉल्ट ने काम करा। आई होप आपको ये समझ आयो। अभी तक हम पढ़ रहे थे रिवेवलिस्ट रिफॉर्म्स, अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स कौन कौन से थे। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं उसको सबसे पहले हम जानते हैं। The aim of reformist movement was to eradicate the evils and evil prevailing in the Indian society. These movements emphasized an adoption of modern education, reason and scientific approach to the social reforms. तो जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स है ये जो सोसाइटी हमारे में जो भी हमारे इविल्स हैं, प्रेवलिंग्स हैं, इन जो भी इंडियन सोसाइटी में उसके अगेंस्ट ये उसको रिफॉर्म करने के लिए आए थे। दिस मूवमेंट्स जो है इन्होंने क्या करा, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया, रीजन पे ध्यान दिया, साइंटिफिक अप्रोचेस पे बात की, सोशल रिफॉर्म्स पे बात की, तो उसी को हम कहते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स। ओके, तो मेन मेन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स कौन कौन से थे उसको हम जानते हैं। फर्स्ट है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1828 में, द फर्स्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम पे। ठीक है, द ब्रह्मो समाज वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। ये फर्स्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया का, ब्रह्म समाज। इट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1828। ये राजा राम मोहन राय ने इसे फाउंड करा था। This movement was started to bring reform against superstition, social evils and religious fanaticism prevalent in Indian society. तो रिफॉर्म्स जो है वो क्यों स्टार्टेड हुआ था, ये इसलिए आया था ये क्योंकि ये रिफॉर्म्स आया था अगेंस्ट में सुपरस्टिशन, धार्मिक कट्टरता, सोशल इविल, जितने भी सामाजिक कुरीतियां थी, रिलीजियस फैक्टिज्म, जितने भी रिलीजियस फैक्टिज्म थे, सहिष्णुता, कट्टरतावाद, जितनी भी कुरीतियां थी उन सब के खिलाफ आए थे। दे ब्रह्मो समाज प्रमोट द आइडियोलॉजी ऑफ मोनथिज्म बेस्ड ऑन लॉजिक, साइंस एंड वैदिक ट्रेडिशनल्स। इन्होंने वैदिक ट्रेडिशनल पे फोकस किया और मोनथिज्म जो कि एक ईश्वरवाद है उसकी लॉजिक को क्या करा, प्रमोट किया। तो देख सकते हो ये राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब जानते हैं हम आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्मो समाज। ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रह्मो समाज का, ठीक है। द ब्रह्मो समाज अडॉप्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ रिलीजन, सोसाइटी एंड एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ये इनका उद्देश्य था, ये करके जानते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव इनका रिलीजियस रिफॉर्म्स करा दें, रिलीजियस रिफॉर्म्स करना था इनका ऑब्जेक्टिव। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करा ऑफ मोनेथिज्म का, एक ईश्वरवाद का, अपोज किया आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को, सुपरस्टिशन कट्टरतावाद को एंड रिलीजियस फैंटिज्म को, ठीक है, सहिष्णुता को। बेसिंग रिलीजन्स ऑन रीजन एंड मॉरलिटी, इन्होंने कहा कि जो रिलीजन है उनको रीजन के तौर पे और मॉरलिटी के आधार पे उसको देखो, ठीक है, उसका बेस मानो। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था ब्रह्मो समाज का सोशल रिफॉर्म करना। इन्होंने ऑब्लिगेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, इन्होंने इसको अपोज किया, कास्ट सिस्टम को और अनटचेबिलिटी को, और इन्होंने अपोज किया चाइल्ड मैरिज को और सती सिस्टम को। इन्होंने सपोर्ट किया विडो मैरिज को, विधवा के पुनर्विवाह को, और इन्होंने इंप्रूव किया स्टेटस ऑफ वुमेन्स को, जो भी वुमेन्स की कंडीशन थी उसको इंप्रूव करने का काम किया। तीसरा इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था डिसिमिनेशन ऑफ एजुकेशन। इन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, वेस्टर्न एजुकेशन को खासकर और मॉडर्न साइंस को। प्रमोशन ऑफ द वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। फोर्थ इनका ऑब्जेक्टिव था रिलीजियस टॉलरेंस, यानी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, सारे जो रिलीजियस है उसको एक तरह मानो, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की। टू रिफॉर्म हिंदुइज्म एज वेल एज टू एक्सेप्ट द गॉड आइडियाज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मतलब हिंदुइज्म में उन सब जो भी अच्छे जो भी आइडियाज थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हो, इस्लाम के हो, चाहे हिंदुइज्म के हो, तो वो आपको अपनाना चाहिए, इस पर वो बात फोकस करते थे। कॉन्ट्रीब्यूशन जानते हो राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1833 तक इन्होंने इनका टाइम पीरियड रहा है, इन्होंने फाउंड किया है ब्रह्म समाज का। ही इज कंसीडर्ड अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, इनको सोशल रिफॉर्मर भी कहा जाता है, ग्रेट एजुकेशनिस्ट कहा जाता है, और आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इन्होंने ही कहते हैं मॉडर्न इंडिया के जनक राजा राम मोहन थे। ही लॉन्च अ मूवमेंट्स अगेंस्ट द practice of sati, due to which the British government and passed the Obligations of Sati System Act 1829। इन्होंने प्रैक्टिस जो ऑफ सती थी उस पे इन्होंने प्रतिरोध किया, इनके अपोज किया और एक कानून लाया ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, जो कि 1829 में आई थी। ही वर्क ऑफ विडो मैरिज एंड वुमेन राइट, इन्होंने हमेशा विडो मैरिज के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए और वुमेन्स राइट के लिए काम किया है। ही प्रोपोगेटेड वेस्टर्न एजुकेशन इन बंगाल एंड सपोर्टेड फ्रीडम्स ऑफ द प्रेस। ये बंगाल में हमेशा क्या करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे, बात करते थे और सपोर्ट करते थे फ्रीडम प्रेस की जो स्वतंत्रता है उस पर।
अब हम जानते हैं द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का मेन प्रिंसिपल क्या था? फर्स्ट ये था कि गॉड इज वन एंड फॉर्मलेस। गॉड क्या है? एक है और उसका कोई आकार नहीं है। अपोज करते थे आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को और धार्मिक कट्टरता को, सुपरस्टिशंस को। बेसिक रिलीजन और रीजन एंड साइंटिफिक आउटलुक। ये हमेशा जो है धर्म को, रिलीजन को क्या बेस मानते थे? रीजन एंड साइंटिफिक आउटलुक के आधार पे ही, बेस पे ही आप किसी रिलीजन को देखो। ये हमेशा अपोज करते थे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिक ऑफ कास्ट, जेंडर एंड क्लास। कास्ट, जेंडर एंड क्लास का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड सपोर्ट करते थे राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड वीकर सेक्शन इन इंडियन सोसाइटी। जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं और वुमेन्स हैं, उनके राइट्स की हम उससे बात करते थे। मेजर फंक्शन क्या है और कंट्रीब्यूशन क्या है ब्रह्मो समाज का, उसको भी जानते हैं। सोशल रिफॉर्म्स क्या है इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था। अपोज क्या है? कास्ट सिस्टम को, अनटचबिलिटी को और चाइल्ड मैरिज को। ठीक है। सक्सेस इन ऑब्लिशंस द प्रैक्टिस ऑफ सती, उसमें इन्होंने सफलता पाई है, जो कि कानून लाया था 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सती प्रथा को रोका गया। इंकरेजमेंट ऑफ विडो मैरिज, उन्होंने मेरा इंकरेज किया है विडो मैरिज को, कि विधवा के भी पुनर्विवाह होनी चाहिए। रिलीजियस रिफॉर्म्स किया है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनेथिज्म इन हिंदुइज्म, हमेशा हिंदुइज्म में एक ईश्वरवाद की अवधारणा रखी है। अपोज किया है रिलीजन पैंक्टिज्म एंड आइडल वर्शिप को, धार्मिक कट्टरता को, धार्मिक सहिष्णुता को, और आइडल वर्शिप को कहा है कि मूर्ति पूजा को अपोज किया है। डिसमिनेशन ऑफ एजुकेशन, हमेशा से प्रमोट किया है मॉडर्न एजुकेशन को और वुमेन्स की एजुकेशन को और पुअर क्लास की एजुकेशन को। वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात की है, वर्क करा है हमेशा वुमेन राइट के लिए, एजुकेशन के लिए। और चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम का हमेशा अपोज किया है। इम्पैक्ट क्या रहा है ब्रह्मो समाज का? तो रिलीजियस अवेयरनेस इन्होंने फैलाई है, प्रमोट किया है मोनोथेलिज्म एंड रैशनलिटी का, एक ईश्वरवाद और राष्ट्रवाद का। लिंक टू रिलीजन विदाउट मॉरलिटी एंड साइंटिफिक आउटलुक, उन्होंने लिंक किया है रिलीजन को हमेशा मॉरलिटी के साथ और साइंटिफिक आउटलुक के आधार पे। सोशल रिफॉर्म्स किया है इन्होंने? इन्होंने चैलेंज रेकिज्म्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमेशा इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नकारा है। आ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन इंडियन सोसाइटी, इनका जो सोशल रिफॉर्म है वो हमेशा इंस्पिरेशन के तौर पे काम करता है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी। और इन्होंने राष्ट्रभक्त नेशनल जो राष्ट्र जो भक्त है, राष्ट्र जो चेतना है वो भी जगाई है इन्होंने। इन्होंने मॉडर्निटी और नेशनलिज्म का प्रचार किया है, मॉडर्निटी एंड नेशनलिज्म का। और कंट्रीब्यूशन किया है एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म में, वुमेन्स राइट्स पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सती जो सिस्टम था उसको अपोज किया और सपोर्ट किया, विडो मैरिज को अवेयर किया, वुमेन एजुकेशन को। तो इनका बहुत सारा योगदान रहा है। ठीक है। लिमिटेशन भी इनकी रही है। ये मूवमेंट मेनली जो है वो अर्बन और एजुकेटेड क्लास के पास रहा है। इम्पैक्ट इसका वेरी लिटिल कह सकते हो रहा है। रूल्स, इनका जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं था और ये बेसिकली हिंदू सोसाइटी तक ही था, तो ये इसकी सीमा थी। ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे? द ब्रह्मो समाज लेड द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया, इन्होंने फाउंडेशन रखा है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स का इंडिया में। द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड हिज सक्सेसर्स लेड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्निटी प्रोग्रेसिवनेस इन इंडियन सोसाइटी, इन्होंने मॉडर्निटी को लाया है। दिस मूवमेंट वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड वुमेन राइट्स के प्रति इनका मेजर रोल रहा है, एजुकेशन के प्रति, सोशल इक्वालिटी के प्रति। द ब्रह्मो समाज इज स्टिल एन इंस्पिरेशन फॉर इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, हर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए वो उसका एक आधार रहा है ब्रह्मो समाज। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट्स था, जो है प्रार्थना समाज, जो कि बेसिकली बिल्कुल सेम है ब्रह्मो समाज की तरह। प्रार्थना समाज was founded in 1867 in Mumbai with the aim of reforming Indian society and promoting religious awareness। तो ये फाउंड हुआ था मुंबई में 1867 में। इसका एम था कि रिफॉर्म करना इंडियन सोसाइटी में और प्रमोट करना रिलीजन्स को। दिस मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज ऑफ ब्रह्मो समाज एंड वाज मेनली ड्राइवन बाय द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका इन्फ्लुएंस रहा है, ब्रह्मो समाज का इन्फ्लुएंस इस पे रहा है और इन्होंने महाराष्ट्र में ये रिफॉर्म करने की सोची। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज एंड कास्टिज्म, रिलीजन्स, बाइगोरिटी एंड सोशल इक्वालिटी। ठीक है। प्रार्थना समाज, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रार्थना समाज रिलीजियस रिफॉर्म करना, अपोज आइडल वर्शिप को और सुपरस्टिशंस को। बिल्कुल ब्रह्मो समाज वाला आप डिटो इसमें लिख सकते हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वाला बता देती हूँ। प्रोपगेशन ऑफ मोनोथेइज्म, एक ईश्वरवाद को सपोर्ट करते थे। इम्पेसिस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड मॉरलिटी, हमेशा रिलीजन को किस टॉलरेंस और मॉरलिटी जो है सहिष्णुता और नैतिकता के आधार पर देखना। सोशल रिफॉर्म्स, ऑब्लिगेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अटैचबिलिटी का अपोज करते हैं। इंप्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ वुमेन्स, अपोजिशंस टू चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्ट विडो मैरिज। डिसमिनेशन ऑफ एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को और जो डिसएडवांटेज जो सेक्शंस थे, पुअर सेक्शंस थे, उसकी एजुकेशन को प्रमोट किया है। मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया है इन्होंने। इन्होंने प्रमोट किया है इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी को। ठीक है। टुवर्ड रिलीजियंस एंड क्लास इन सोसाइटी। की आइडियाज और प्रिंसिपल क्या थे प्रार्थना समाज के? द वननेस ऑफ गॉड, द प्रार्थना समाज बिलीव्ड इन मोनोथिज्म एंड अपोज आइडल वर्शिप को, वो लोग गलत मानते थे, अपोज करते थे। मोनोथिज्म एक ईश्वरवाद को सपोर्ट करते थे। सोशल इक्वालिटी की बात करते थे, अपोज करते थे डिस्क्रिमिनेशन जो कि कास्ट और रिलीजियस के बेस पे होता था। आइडियोलॉजी ट्रीटिंग ऑल ह्यूमंस बीइंग एज इक्वल, ह्यूमंस को एक इक्वल नजरिए से देखना। वुमेन राइट्स एंड एम्पावरमेंट की बात करते थे, उनकी प्रमोट करते थे वुमेन एजुकेशन को, सपोर्ट करते थे विडो मैरिज को, विधवा पुनर्विवाह को, अपोज करते थे चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को। रिलीजियस एंड एथिक्स इन पे इम्पैक्ट क्या पड़ा? ये क्या करते थे? रिलीजियस को मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी से लिंक करके बताते थे।
टॉलरेंस टुवर्ड ऑल रिलीजन, सहिष्णुता रखने की बात करते थे ऑल रिलीजन्स के प्रति, ठीक है। तो लीडर्स ऑफ प्रार्थना समाज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रार्थना समाज के कौन कौन से लीडर्स थे, तो आत्माराम पांडु ने इसकी स्थापना की थी, फाउंडर थे ही, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म्स महादेव गोविंद रनाडे थे और रामकृष्ण गोपाल भंडाकर थे, ठीक है। आपको ये दोनों वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप आत्माराम पांडु ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो फंक्शन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रार्थना समाज, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म्स करा इन्होंने, प्रार्थना समाज लॉन्च अ मूवमेंट्स अगेंस्ट आइडल वर्शिप और सुपरस्टिशन एंड रिलीजन फैक्टिज्म के प्रति टुवर्ड ही प्रीचर्स आर रिलीजन्स बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड मॉरलिटी, हमेशा रिलीजन को रैशनैलिटी और मॉरलिटी के आधार पर देखने की बात करते थे। सोशल रिफॉर्म करा इन्होंने, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, सती सिस्टम के अगेंस्ट और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। इन्होंने विडो मैरिज को हमेशा इंकरेज किया, वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात की, स्कूल कॉलेज वुमेन एजुकेशन के लिए स्टैब्लिश किए और वुमेन्स को सोशल राइट्स दिलाए, समाज में अधिकार दिलाए, डिसमिशन ऑफ एजुकेशन प्रमोट किया, मॉडर्न एजुकेशन को। और जो भी पुअर सेक्शन से जो भी डिसएडवांटेज वाले सेक्शन थे उसको भी एजुकेशन दी, प्रोवाइड कराई, सोशल अवेयरनेस फैलाया, ठीक है। ब्रदरहुड इन सोसाइटी में इक्वालिटी को और ब्रदरहुड भाईचारे को, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेयर सोसाइटी, जो प्रार्थना समाज था उसका इफेक्ट क्या पड़ा, स्प्रेड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, जो रिलीजियस जो टॉलरेंस था, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी इससे, ठीक है। और रिलीजन्स के प्रति मोनेंटन्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, उन्होंने कास्टिज्म, चाइल्ड मैरिज, इन सबको क्या करा, इन सब और वुमेन्स की जो स्टेटस थी उसको इम्प्रूव की और अपोज किया कास्टिज्म एंड चाइल्ड मैरिज को। नेशनल नेशनलिटी की बात करते थे, प्रार्थना समाज ने इंकरेज करा स्प्रेड ऑफ मॉडर्निटी और नेशनलिज्म की इंडियन सोसाइटी में, इम्प्रूवमेंट किया इन द कंडीशंस ऑफ वुमेन्स में, वुमेन की राइट्स पे, वुमेन्स की जितने भी राइट्स थे, एजुकेशन थे उसको सपोर्ट किया, फाउंड किया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। तो इसकी भी लिमिटेशन थी जैसे कि प्रार्थना समाज की थी, ये महाराष्ट्र तक ही फैला था, अर्बन एरियाज तक ही फैला था, ये लेस, इनका जो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा कम प्रभाव था, लेस था इम्पैक्ट, इनका जो लिमिटेड इम्पैक्ट था वो एजुकेटेड क्लास तक था ओनली, ओके। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, प्रार्थना समाज वॉज एन इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी का एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था विच प्रमोट रिलीजियंस एंड सोशल रिफॉर्म्स, ये क्या करते प्रमोट करते रिलीजियस को और सोशल रिफॉर्म्स को। दिस मूवमेंट्स बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट कास्टिज्म, सुपरस्टिशंस एंड सोशल इनइक्वालिटी के प्रति क्या हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग आवाज के तौर पे आई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ महादेव गोविंद रनाडे एंड हिज associates. The Pratna Samaj did significant work for women education and rights and help in talking Indian society a modern and progressive direction, एक progressive direction दिया इंडियन सोसाइटी को और हेल्प किया एजुकेशन में वुमेन्स की और राइट्स पे, ठीक है। अब हम जानते हैं तीसरा हमारा मूवमेंट जो कि है अलीगढ़ मूवमेंट्स। तो द अलीगढ़ मूवमेंट्स वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन, ठीक है, इन 19th सेंचुरी। लीड करा था इनको सैयद अहमद खान ने। इसका एम था, मूवमेंट वाज इंस्पायर इंडियन मुस्लिम्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस एंड इम्प्रूव देयर कंडीशन एंड अंडर ब्रिटिश रूल। अंडर ब्रिटिश रूल में मुस्लिम की कंडीशन को पहली बात तो इंडियन मुस्लिम को इंस्पायर करना मॉडर्न एजुकेशन के प्रति, एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, एजुकेशन देना उनको, सोशल अवेयरनेस कराना और इम्प्रूव करना उनकी कंडीशन, जिससे वो ब्रिटिश रूल में अपनी जॉब पा सके। दिस मूवमेंट्स केम एज गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू एजुकेशन इन सोसाइटी, एक अच्छा डायरेक्शन दे सके और स्पेशली फॉर मुस्लिम को दे सके, ठीक है, इसलिए ये हुआ था। ये है सैयद अहमद खां। बैकग्राउंड ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट्स, तो सैयद अहमद खां अंडरस्टूड द सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम, उन्होंने इंडियन मुस्लिम की कंडीशन समझ ली थी और उन्होंने फील किया, फेल्ट किया दैट मुस्लिम वर नॉट गेटिंग एडिक्वेट पॉलिटिक्स एंड सोशल रिप्रेजेंटेशंस अंडर द ब्रिटिश रूल। उन्होंने फील किया कि कैसे उनको मतलब ब्रिटिश रूल में ज़्यादा उनके पास जो सोशल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू हिम बैकवर्डनेस एंड इग्नोरेंस ऑफ मुस्लिम वाज द मेन कॉजेज, जो था वो था उसका, उसको वो कम करना चाहते थे, रिडक्शंस इन देयर सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, इनके सोशल जो पॉलिटिकल राइट्स है उसके प्रति। तो ही देयरफॉर इंटेटेड द अलीगढ़ मूवमेंट टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंट सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम्स, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव जानते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के, गिविंग मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम, मुस्लिम को मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते थे, इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सैयद अहमद खां इंस्पायर्ड इंडियन मुस्लिम टू प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ही फेल्ट द मुस्लिम शुड कम आउट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन ओनली बिकम acquainted with modern science, mathematics, English language and other knowledge, modern knowledge। वो चाहते थे कि धार्मिक शिक्षा के अलावा उनको साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की और अदर शिक्षा मिले। कॉपरेशन विद ब्रिटिश रूल, उनका कॉपरेशन एक अच्छा बैठे ब्रिटिश रूल के साथ। सैयद अहमद खां बिलीव दैट मुस्लिम शुड कॉपरेट विद द ब्रिटिश रूल एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, द कंडीशन ऑफ देयर सोसाइटी बाई ज्वाइनिंग इट। अगर इसको ज्वाइन करेंगे ब्रिटिश रूल को तो अपनी जो कंडीशन है सोसाइटी में उसको ठीक कर पाएंगे। दे वर ट्राइंग टू कन्विंस द मुस्लिम दैट देयर राइट्स कुड प्रोटेक्टेड बाय वर्किंग अंडर द ब्रिटिश। अगर वो ब्रिटिश अंडर में काम करेंगे, वर्क करेंगे तो अपनी कंडीशन को वो अच्छा सुधार पाएंगे। रिफॉर्मर्स इन मुस्लिम सोसाइटी, तो मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म करना था। द अलीगढ़ मूवमेंट्स एम एट सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम्स, तो वो सोशली तौर पे रिफॉर्म करना चाहते थे मुस्लिमों को। दिस मूवमेंट्स वाज अगेंस्ट सुपरस्टिशन, कास्ट सिस्टम एंड अदर सोशल एविल्स एंड सैयद अहमद खां एम्फसाइज ऑन द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स एंड रिलीजियस फैक्टिज्म एंड प्रिवेंट इन इंडियन सोसाइटी। प्रमोट किया उन्होंने रीजनेबल्स अमंग द मुस्लिम्स।
ठीक है। चौथा है सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम, सशक्त किया सोशली एंड पॉलिटिकली मुस्लिम को। दिस मूवमेंट्स वाज टुवर्ड improving Muslim socially, practically, and culturally. Through this, an attempt was made to make Muslim aware of their rights, जिससे वो अपने राइट्स के प्रति क्या हो जागरूक हो सके। मेजर फंक्शन क्या है ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट्स का, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका मेजर फंक्शन है, जो कि 1875 में हुआ था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है अलीगढ़ मूवमेंट का वो यही है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जिसे AMU कहते हैं। तो ये 1875 में स्टार्ट हुआ अंडर लीडरशिप ऑफ सैयद अहमद खां। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इस यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड कराना मॉडर्न एजुकेशन किसको, मुस्लिम्स को, और प्रिपेयर देम बिकम टू एम्पावर्ड सिटीजन इन ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर में वो क्या बन सके, एक अच्छे सिटीजन बन सके। प्रमोशन, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट जो कंट्रीब्यूशन था वो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस किया सर्वल कोर्स, कुछ कोर्स जिसे हम ट्रिनिटी कॉलेज में किया था, जो कि आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसे उसमें उन्होंने इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और अदर जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स थे उसको इंट्रोड्यूस करा, और रिफॉर्म्स इन सोसाइटी में मदद कर सकते हैं वो। और हिज जर्नल तहजीबुल अकल एंड इंस्पायर्ड द मुस्लिम टू अडॉप्ट द साइंटिफिक अप्रोच एंड रैशनैलिटी, राष्ट्रवाद और इस साइंटिफिक अप्रोच को अपनाने की बात की। तीसरा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो है अलीगढ़ मूवमेंट्स का एफर्ट्स फॉर मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे जोर दिया है। सैयद अहमद खां फेल्ट द नीड फॉर यूनिटी एंड कलेक्टिव अप्रोच बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज इन हिज टाइम्स। Through his views, sometimes lacked a particularly strong relationship with the Hindu community. He always wanted Muslim to be a politically empowered. कभी कभी उनका जो कमी दिखाई देती है इस पार्टिसिपेट में, रिलेशन हिंदू मुस्लिम में, उनका ज्यादा फोकस रहता है कि जो मुसलमान है, मुस्लिम जो है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग और एम्पावर्ड हो। ठीक है। इफेक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट्स, अलीगढ़ मूवमेंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, प्रमोशंस ऑफ एजुकेशन अमंग मुस्लिम, प्रमोट किया उन्होंने एजुकेशन को, मुस्लिम एजुकेशन को मुस्लिमों में। ठीक है। द अलीगढ़ मूवमेंट क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन अमंग मुस्लिम, उन्होंने अवेयर कराया मुस्लिमों को एजुकेशन के प्रति। ड्यू दिस मूवमेंट्स इन इंडियन मुस्लिम गेन मॉडर्न एजुकेशन एंड स्टार्टेड पार्टिसिपेट इन सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्ड अ न्यू जनरेशन हु कुड प्ले एन एक्टिव रोल द फ्रीडम स्ट्रगल एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जिन्होंने डेवलपमेंट कंट्री के लिए और फ्रीडम के लिए अपना मेजर प्ले रोल अदा किया है। दूसरा, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम इन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में जो मुस्लिम है वो ग्रो हो सके। सैयद अहमद खां वाज व्यू द दैट मुस्लिम शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स अंडर ब्रिटिश रूल सो दैट दे कुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स, तो वो अपने राइट्स को अच्छा कर पाएंगे, वो ऐसा सोचते थे। द अलीगढ़ मूवमेंट इंस्पायर्ड मुस्लिम टू वर्क विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी, अगर वो ब्रिटिश रूल के अंदर काम करेंगे तो उनका सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा रहेगा, ऐसा वो मानते थे। सोशल रिफॉर्म्स, through these movements, important steps were taken toward reforming the society. Sayyid Ahmad Khan made many efforts to in the Muslims from superstition and evil and promoted rationality and science education. इन ये सब उन्होंने प्रमोट किया। इनका रोल रहा है पाकिस्तान मूवमेंट्स में भी। द अलीगढ़ मूवमेंट्स एंड अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टुवर्ड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के क्रिएशन में मेजर रोल जो जाता है वो अलीगढ़ मूवमेंट को ही जाता है। अलीगढ़ मूवमेंट के कारण ही पाकिस्तान जो है वो बना है और डिवाइड हुआ है। सर्वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी लेटर सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, इसी के स्टूडेंट ने फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी एम्ड एट प्रोवाइडिंग मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम एंड इंस्पायरिंग देम टू इम्प्रूव देयर स्टेटस अंडर ब्रिटिश रूल, उनके जो स्टेटस उसको अच्छा करा जाए, एजुकेशन दिया जाए मुस्लिम को। और सैयद अहमद खां वाज न्यू डायरेक्शन फॉर इंडियन मुस्लिम, उन्होंने इंडियन मुस्लिम को नया डायरेक्शन दिया विच प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी और एम्पावर दिस सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस, जो उनकी पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस को अच्छा करेगा, उन्हें उनकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको एम्पावर करेगा। दिस मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सोशल रिफॉर्म इन इंडियन सोसाइटी विच कंटिन्यू टू हैव इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो इनके सोसाइटी में रहा। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया हो। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे। मैरिज वर हाईली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। विडो वर हाई, जो विडो लोग थे, जो भी विधवा थी, वो उनको क्या करा जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था इंडियन सोसाइटी में 19th सेंचुरी में, स्पेशली इन हिंदू सोसाइटीज में। विडो वर एक्सक्यूड फ्रॉम सोसाइटी एंड हैड टू फेस मेंटल, फिजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। जो विडोज थी, मतलब जो विधवा थी, उनको क्या करा जा रहा था, उनको मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि इनको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा था। दे ऑफ्टन हैड अ फॉल प्रे द पार्टिसिपेट ऑफ सती और नेग्लेक्ट, ये सती भी इनको कराया जाता था। दे वर रिजेक्टेड इन सोसाइटी, अगर ये सती नहीं होती थी इनको क्या करा जाता था, रिजेक्ट किया जाता था सोसाइटी से। रीमैरिंग देम वाज कंसीडर्ड इलीगल एंड असाइन, रीमैरिज को इलीगल माना जाता था। टू चेंज दिस सिचुएशन मैनी रिफॉर्म्स अरोज इन द सोसाइटी हु सपोर्टेड द रीमैरिज ऑफ विडो। तो इस सिचुएशन के खिलाफ बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए जिन्होंने सपोर्ट किया कि विडो के भी रीमैरिज होनी चाहिए, विधवाओं के भी पुनर्विवाह होनी चाहिए। ठीक है। कि ऑब्जेक्टिव ऑफ विडो मैरिज मूवमेंट्स, तो इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे विडो मैरिज के, तो विडो मैरिज का ऑब्जेक्टिव था सपोर्ट फॉर रीमैरिज ऑफ विडो, जो विधवा थी उनकी पुनर्विवाह किया जाए। इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग विडो इन सोसाइटी
providing them opportunity or reliving and रिगेलाइजिंग देयर रीमैरिज वाज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट्स। इनका ये काम था कि उनके अपॉर्चुनिटी, उनको दोबारा जीने का अधिकार वगैरह मिले। दिस मूवमेंट्स वाज ट्राइंग टू इंश्योर दैट विडो आल्सो गॉट द राइट्स टू लीड डिग्निफाइड लाइफ इन द सोसाइटी, उनको भी एक डिग्निफाइड लाइफ मिले इन सोसाइटी में। दूसरा ऑब्जेक्टिव था एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विडो। द एम वाज टू एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड atrocities that's used to occur against widow in society। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, विडोज वर ह्यूमिलिएटेड एंड देयर सोशल लाइफ बिकम हाईली लिमिटेड। इनकी जो लाइफ थी उनको एक लिमिटेड बना दिया गया था, तो उसको खत्म करना। द एम ऑफ हिज मूवमेंट्स वाज एंड द डिस्क्रिमिनेशन, जो विडो के साथ जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उसको खत्म करना। इंश्योर करना वुमेन्स राइट को, इंश्योरिंग वुमेन राइट्स। विडो मैरिज मूवमेंट्स वाज इंपॉर्टेंट टुवर्ड प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन्स। This movement was to give women an opportunity to lead self-reliant and dignified life, वो जी सके और so that they can assert their rights in society, उनको उनके राइट्स मिल सके सोसाइटी में। मेजर लीडर कौन थे और कंट्रीब्यूशन ऑफ विडो मैरिज मूवमेंट्स क्या रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन उसको भी जानते हैं, लीडर्स को भी जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लीडर थे। 1820 से 1820 से 1891 तक इनका रूल रहा, मतलब इनका टाइम पीरियड रहा है। प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द विडो मैरिज मूवमेंट्स वाज द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, हु वाज रिनोड सोशल रिफॉर्म्स एंड एजुकेशनलिस्ट। ये सोशल रिफॉर्मर भी थे और एजुकेशनल भी थे। विद्यासागर फाउट फॉर लीगल रिकॉग्निशंस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडो, उन्होंने बहुत सारे फाइट किए लीगल कानून लाने के लिए, रीमैरिज के लिए, विडो के लिए, मतलब विधवाओं के लिए। ही सपोर्टेड द हिंदू विडो रीमैरिज, वो सपोर्ट करते थे कि जो हिंदू महिला है, विडो है, विधवा है, उसका रीमैरिज कराया जाए। और एक्ट लाया इन्होंने 1856 में विच लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ विडो, जिन्होंने विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया। Under this law, the remarriage of widow received legal recognition and they were re-accepted in society। उनको दोबारा समाज में क्या करा गया, एक्सेप्ट किया गया। द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस लॉ प्रोवाइड विडोज विद अ न्यू लाइफ और रिस्पेक्टेबल प्लेस, उनको एक अच्छा स्थान मिला समाज में। राजा राम मोहन राय ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट दिया। राजा राम मोहन राय, हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट pioneers of the Indian society reforms movements, also worked for the rights of widows, although his main focus on abolishing the practice of sati, जो सती कर जाती थी। He made several efforts to improve the condition of women and preserve their rights, including promoting their rights of widows as well as, ठीक है, as well। इफेक्ट ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट्स का इफेक्ट क्या रहा, तो विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856। द विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया जिससे उनको क्या करेगा, एक लॉ के तहत विडो को एक राइट्स दिया गया रीमैरिज का, और डिस्क्रिमिनेशन से उनको अब नहीं फेस करना पड़ रहा था सोसाइटी में। इंप्रूविंग वुमेन राइट्स, उन्होंने वुमेन्स जो राइट्स है उसको इंप्रूव किया। इसका इम्पैक्ट रहा जितने भी अवेयर करा इंडियन जो सोसाइटी है और वुमेन्स कंडीशन, वुमेन की स्टेटस को और वुमेन्स के जो भी राइट्स थे, विडो के लिए काम किया। विडो की रीमैरिज के लिए एक एक्ट लाया, उनको रीमैरिज का फिर अपॉर्चुनिटी दिया, अपोज किया प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है। कंक्लूजन्स में लिखोगे, द विडो रीमैरिज मूवमेंट वाज इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन की राइट्स के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका इंडियन सोसाइटी में, इंप्रूविंग देयर सोशल स्टेटस, उनके सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए। दिस मूवमेंट्स वर्क टू गिव विडो रिस्पेक्ट, इन्होंने विडो को रिस्पेक्ट दिया और न्यू अपॉर्चुनिटी दी देयर लिव्स, उनको जीने के लिए। ड्यू दिस एफर्ट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी टुवर्ड विडो इन इंडियन सोसाइटी वाज रिड्यूस, खत्म कर दिया गया, और डिस्क्रिमिनेशन को और इनइक्वालिटी को जो विडोज के साथ होती थी और चेंज कर दिया गया उनके जीने के तरीकों को। रिस्पेक्टेबल लाइफ दिया गया उन्हें विद द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स लाइक सैयद अहमद खां, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड रीमैरिज ऑफ विडो गॉट अ लीगल एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशंस व्हिच ब्रॉट पॉजिटिव चेंज इन इंडियन सोसाइटी, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंजेस लाया। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। यहाँ पे होती है आपकी पूरी जो फर्स्ट चैप्टर है वो होता है यहाँ पे आपका एंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।